हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 भूगोल में अध्याय 2 प्रवास प्रकार कारण और परिणाम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके लगभग सारे कंसेप्ट हमने देख लिए हैं। इसके कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यू, ये सारी चीजें मैंने आपको कराई हैं। और आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में, जैसा कि हम हर चैप्टर में करते हैं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज के कंसेप्ट करेंगे जिसमें हम इस चैप्टर के उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को से रिलेटेड एक क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बेहद आवश्यक हैं। ये सारी की सारी शिक्षा आपको बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आप कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा हिंदी माध्यम में बिल्कुल निःशुल्क पा रहे हैं। तो इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन और देखते हैं कुछ सवालों को। जैसे पहला सवाल है कि ग्रामीण से नगरीय प्रवास के कारण, अगर आपको याद हो तो मैंने प्रवास में हमने दो हिस्से देखे थे, है ना। एक था आंतरिक और एक था बाहरी। एक रिवीजन मोड में इंपॉर्टेंट रूप से हमेशा आप लोग रहिएगा। बाहरी में तो हमने देखा कि भाई देश से विदेश, ठीक बात है। लेकिन जो आंतरिक था उसमें हमने देखा गांव से दूसरे गांव, गांव से नगर, गांव से नगर, और क्या देखा हमने, छोटे नगरों से बड़ा नगर, नगर से नगर। ये तरह तरह के प्रवास हमने देखे थे। तो अब इसमें जो ग्रामीण से नगर वाला यानी ये वाला जो प्रवास है उसका कारण क्या है, लोगों में संकुलन बढ़ने लगता है, नगरीय बस्तियों की अनियोजित वृद्धि होने लगती है। इसका कारण क्या बनता है, क्षुद्र कॉलोनियों का निर्माण होता है, उपरोक्त सभी। तो जाहिर सी बात है सभी के सभी जो है कारण यहां पर होते हैं, सभी इसके एक तरह से परिणाम कह लीजिए आप कि सब इसका रिजल्ट देखा जाता है। संकुलन यानी कि कम्युनिटी जैसा बनने लगती है और बहुत ज्यादा जो अनप्लान्ड बस्तियां हैं वो बनने लगती हैं और क्षुद्र कॉलोनियों का निर्माण होने लगता है। भारत में स्त्रियों का प्रवास का मुख्य कारण क्या है, विवाह, रोजगार, शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको डिटेल में इस चैप्टर इसके बारे में बताया था। जो पुरुषों के लिए बताया था हमने क्या देखा था, वो हमने देखा था काम एवं रोजगार, और जो महिलाओं के लिए बनाया था वो मुख्य रूप से उसका कारण विवाह होता था। तो ये हमने क इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मानव प्रवास के दो कारण देखे गए, एक प्रतिकर्ष, एक अपकर्ष। प्रतिकर्ष है पुश फैक्टर और अपकर्ष है पुल फैक्टर। अब प्रतिकर्ष वो चीजें होती हैं, वो कारक होते हैं जिसमें व्यक्ति मजबूर होकर, परेशान होकर उस जगह को छोड़ता है, और अपकर्ष कारक वो कारक होते हैं जो किसी चीज से एक तरह से आप कह सकते हैं ना कि प्रभावित होकर या आकर्षित होकर वो आता है ना। जैसे किसी जगह पर आपदा है, किसी जगह पर भूखमरी है, काम का अभाव है, तो वो प्रतिकर्ष कारक है। कहीं अच्छी आबो हवा है, अच्छी काम करने की बेहतर व्यवस्था है, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था है, वो अपकर्ष कारक बनती है। तो अब यहां पर मानव प्रवास का प्रतिकर्ष कारक कौन सा नहीं है, जला अभाव, बेरोजगारी, चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं और महामारियां। तो जला अभाव, बेरोजगारी और महामारी ये तो प्रतिकर्ष कारक हैं प्रवास के लिए, लेकिन अगर अच्छी सुविधाएं हैं शिक्षा और चिकित्सा की, वो नहीं है। तो ग इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, कौन सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है, बेरोजगारी, जलाभाव, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन और गृह प्रेम। तो जाहिर सी बात है जो घर का प्रेम है वो प्रतिकर्ष कारक नहीं है। बाकी तीनों कारणों से तो लोग वहां से घर छोड़ के जा सकते हैं। गिरमिट एक्ट संबंधित है जनसंख्या नियंत्रण से, जनसंख्या वृद्धि से, भारतीय अप्रवास से या भारतीय उत्प्रवास से। सही जवाब हो जाएगा भारतीय उत्प्रवास से। अब अति लघु में देखें तो पहला प्रश्न है कि किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। तो जाहिर सी बात है मुंबई इसका सही जवाब हो जाता है। किस राज्य में वहां स्त्रियों प्रवास का मुख्य कारण नहीं है, तो मेघालय। ठीक है, विवाह यहां पर एक शब्द आप ठीक कर लीजिएगा,
विवाह जो है वो कहां पर स्त्री प्रवास का मुख्य कारण नहीं है, तो मेघालय हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली वहां पर ये होता है कि वहां पर जो नियम ये है कि विवाह के बाद स्त्रियां मायके रह जाती हैं, तो वो फिर स्त्री प्रवास या माइग्रेशन का कारण नहीं बन पाती हैं। तो मेघालय इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। भारत में प्रवास की कौन सी धारा पुरुष प्रधान है? ग्रामीण से नगरीय धारा, जाहिर सी बात है पुरुष प्रधान है। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं। भारत में सबसे अधिक प्रवास किस देश में हुआ है? बांग्लादेश। भारत से ज्यादा, बांग्लादेश से ज्यादातर भारत में लोग आए हैं। भारत में किस राज्य से सर्वाधिक उत्प्रवासी हैं? तो उत्तर प्रदेश से लगभग 26 लाख के आसपास। अब लघु उत्तरीय कुछ प्रश्न देख लेते हैं कि प्रवास के कारणों के किन दो वर्गों में रखा जा सकता है। मैंने अभी वो दोनों वर्ग बताए और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर बोर्ड में आपसे बहुत ज्यादा बार पूछा गया है सवाल, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो पहला प्रतिकर्ष कारक, और इसको हमेशा हम पुश फैक्टर में रखते हैं, जो चीजें आपको धक्का दें कि नहीं नहीं आप यहाँ से भागिए। बेरोजगारी है, जल की यहाँ अभाव है, यहाँ पर अच्छी कानून व्यवस्था नहीं है, प्रदूषण है, तो जो लोगों को अपना निवास स्थान छुड़वाने का कारण बनते हैं। और अपकर्ष क्या है? ये पुश फैक्टर होते हैं, पुल फैक्टर होते हैं, जो आपको अपने तरफ खींचते हैं, जो लोगों को विभिन्न स्थानों से अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जैसे अच्छी शिक्षा की व्यवस्था, अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था, अच्छे रोजगार के अवसर। अगला सवाल है आंतरिक प्रवास की 4 प्रमुख धाराओं को बताइए। तो उत्तर क्या होगा? मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि आंतरिक प्रवाह की 4 प्रमुख धाराएं हैं। ग्रामीण से ग्रामीण, यानी कि गांव से, एक गांव से दूसरे गांव में जाके बस जाना, यह भी एक प्रवास का है। गांव से नगर की तरफ जाना, यानी एक गांव से आप किसी नगर में जाकर बस गए। नगर से नगर भी होता है, कई बार ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं, किसी एक नगर से, मान लीजिए कोई व्यक्ति छोटे जिला मुख्यालय पर या हेडक्वार्टर पर रह रहा है या छोटे नगर में रह रहा है, वो किसी बड़े नगर में चला जाए, या बड़े महानगर से ही दूसरे बड़े महानगर में ट्रांसफर हो जाए, ऐसा भी होता है। और बहुत कम बार लोग नगर से ग्रामीण में भी जाते हैं कि भाई अपना शहर छोड़ के हम गाँव में जाकर बसेंगे, गाँव में रहेंगे। अगला सवाल है नगरीय समूहों में किस नगर में सबसे अधिक संख्या में प्रवासी आते हैं और क्यों? तो वृहत मुंबई में, क्योंकि यह भारत का सबसे बड़ा महानगर है, सबसे बड़ा पतन और औद्योगिक नगर भी है, इसलिए श्रमिक यहाँ रोजगार के अच्छे अवसरों के कारण प्रवास करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला सवाल है प्रवास के मुख्य परिणामों की व्याख्या कीजिए। तो प्रवास के 4 मुख्य परिणाम है। पहला, आर्थिक परिणाम। प्रवास का मुख्य कारण आर्थिक क्रियाओं के द्वारा धन प्राप्त करना है, जिसके लिए विभिन्न स्थानों से प्रवास किया जाता है। तो अगर आप माइग्रेशन के कारण देखें, मैंने आपको जब चैप्टर शुरू किया था तभी मैंने बताया था कि जो प्रवास है वो एक सामाजिक मुद्दा भी है, वो एक आर्थिक मुद्दा भी है, वो एक राजनैतिक मुद्दा भी है। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये एक भौगोलिक मुद्दा भी बनता है। तो कई तरह से चीजें इसको, ये मुद्दे रहती हैं। तो जो प्रवास के कई परिणाम हैं उसमें एक आर्थिक परिणाम भी है कि प्रवास का मुख्य कारण आर्थिक क्रियाओं के द्वारा धन प्राप्त करना है, इसलिए विभिन्न स्थानों से उसको प्राप्त किया जाता है। जनांकीय परिणाम क्या है? प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वितरण होने से आयु लिंग अनुपात में गहरा प्रभाव पड़ता है। ये सब परिणाम है कि क्या रिजल्ट होता है प्रवास से। अब जनांकीय परिणाम मतलब क्या होता है? कहीं पर जैसे लेट सपोज मान लीजिए बिहार से लोग जाकर दिल्ली में बसते हैं, तो काम करने वाली जो जनसंख्या एज ग्रुप है वो दिल्ली में ज्यादा बढ़ जाएगी और बूढ़े और बच्चे बिहार में ज्यादा रह जाएंगे, ऐसा होता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन जो मैंने बताया। सामाजिक परिणाम क्या है? प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के कार्यकर्ताओं के रूप में कार्य करते हैं, जैसे नई प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा, ये सारे जो नए विचार हैं वो नगर से ग्रामीण की तरफ जाते हैं, है ना। और इससे जो सांस्कृतिक विचारधारा है, सामाजिक विचारधारा है, जो कह सकते हैं आप ज्ञान का एक तरह से प्रवाह है, वो नगरों से गांव की तरफ, गांव से नगरों की तरफ होता रहता है। ठीक है। पर्यावरणीय परिणाम, ग्रामीण से नगरीय प्रवास की ओर बढ़ने से नगरों में जनसंख्या बढ़ती है और वहां की भौतिक और नागरिक और व्यक्तिगत सुविधाएं कम हो जाती हैं और गंदी बस्तियां बनने लगती हैं। तो आप उदाहरण देख ही सकते हैं, मुंबई में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, वहाँ पर बहुत सारे मलिन बस्तियां हैं, प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, वहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी चीजें इसके कारण बन जाती हैं। अगला सवाल है प्रवास के नकारात्मक सामाजिक परिणाम क्या है? तो प्रवास संस्कृति के विकास में सकारात्मक योगदान देने के साथ साथ नकारात्मक परिणाम भी देता है, जैसे व्यक्तियों में खिन्नता और सामाजिक नीति की भावना, खिन्नता और सामाजिक नीति की भावना बढ़ती है। खिन्नता की भावना लोगों में अपराध और औषधीय दुरुपयोग, मदिरापान जैसी असामाजिक क्रियाओं को बढ़ावा देती है, इससे सामाजिक अपराध बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें तो खासकर शहरों में ज्यादातर देखने के लिए मिलती है ना। प्रवास क्या है? प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों के 2 समूह कौन से हैं और इनकी व्याख्या कीजिए। भारत में प्रवास के किन्हीं 4 आर्थिक परिणामों का वर्णन कीजिए।
तो सबसे पहले प्रवास क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनसंख्या का स्थानांतरण जो होता है, ट्रांसफर जो होता है, वो प्रवास कहलाता है। इसके प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो दो समूह है, प्रतिकर्ष कारक जो एक पुश फैक्टर है, अपकर्ष कारक जो एक फुल फैक्टर है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारी, इसके कारण लोग गांव से नगरों की ओर प्रवास करते हैं और ये प्रतिकर्ष कारक बनती है। अपकर्ष कारक में नगरों में काम के बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति और स्थायित्व, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, अनुकूल जलवायु, शिक्षा और मनोरंजन के साधनों के कारण लोग नगरों की ओर आकर्षित होते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। भारत में प्रवास के 4 आर्थिक परिणाम हैं, ठीक है। पंजाब, केरल, तमिलनाडु अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं, बिल्कुल, उनको बहुत ज्यादा पैसा वहां से फॉरेन एक्सचेंज के रूप में आता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास से प्रवासी कृषि में हरित क्रांति को सफल बना रहे हैं। एक ऐसा इलाका जहां बहुत एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं है, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश जिसमें गोरखपुर पूरा मंडल आता है, देवरिया, संत कबीर नगर ऐसे जिले आते हैं। बिहार का पूरा इलाका, वहाँ से लोग मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद जैसे जिलों में आते हैं, पंजाब, हरियाणा जैसे जिलों में आते हैं और वहाँ खेती करके हरित क्रांति सफल बनाते हैं। और एक तो विदेश जाने वाला ऊपर देखा ही आपने। भारत के महानगरों में अनियंत्रित प्रवास ने महानगर को गंदी बस्तियों में बदल दिया है। प्रवास से भारत के महानगरों में बड़ी भीड़भाड़ हो गई है, जिससे महानगरों के मौलिक सुविधाओं में कमी अनुभव होती है, भी एक परिणाम है। प्रवासी द्वारा पहुंचाई जा रही हुंडियों ने उनके मूल स्थानों में परिवर्तन लोन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों परिणाम शामिल हैं। अगला सवाल है, भारत में स्थानिक के जनांकिकी और पर्यावरणीय परिणामों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, भारत में प्रवास के जनांकिकीय परिणाम क्या है? ठीक है, तो ये स्थानिक के जगह पे आप बल्कि स्थानांतरण कह लीजिए, स्थानांतरण। ठीक है, भारत में स्थानांतरण के जनांकिकी और पर्यावरणीय परिणामों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो भारत में प्रवास के जो जनांकिकीय परिणाम है, प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या के वितरण में असंतुलन पैदा होता है, बिल्कुल एक डिसबैलेंस पैदा होता है जो पूरा जनसंख्या का वितरण है। मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी जगह पर हर आयु वर्ग के लोग होते हैं, लेकिन जब प्रवास होता है तो जो कार्यशील जनसंख्या होती है, जिसको आप वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं, वो दूसरी जगह जाकर शिफ्ट हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों से युवा आयु के दक्ष और कुशल लोगों द्वारा नगर की ओर प्रवास करने से ग्रामीण जनांकीय संगठन जो है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नगरों की जनसंख्या में आयु और लिंग संरचना में गंभीर असंतुलन होता है। नगरों में लगातार बढ़ती जनसंख्या प्रवास का कारण बनती है, तो ये हमने देखा ही था। प्रवास के पर्यावरण परिणाम क्या हैं? बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवास करते हैं, जिससे नगरों में भीड़ भाड़ बढ़ जाती है और नगरों के वर्तमान सामाजिक और भौतिक ढांचों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी गलत प्रभाव पड़ता है। नगरों में भीड़ भाड़ बढ़ने से नगरीय बस्तियों की अनियोजित वृद्धि होती है, जिससे गंदी बस्ती और क्षुद्र कॉलोनियों का निर्माण होता है, हमने अभी देखा ही था। ठीक है, मुंबई का धारावी आपने देखा होगा, नोएडा के पास, गाजियाबाद के पास खोड़ा एक देखा होगा। नगरों में प्राकृतिक संसाधनों के अति शोषण से भौम जल स्तर में गिरावट होती है या भूमि जल स्तर में। वायु प्रदूषण, मानव मल के निपटान और ठोस कचरे के प्रबंधन जैसी अनेक गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं। दिल्ली में आप देख लीजिए, कूड़े का बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया है, वहां पर जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो नहीं हो पा रहा है और लगभग हर शहरों की ये स्थिति धीरे धीरे बनती जा रही है। ठीक है, तो ये इस चैप्टर नंबर 2 के महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस थे, जिससे लगभग आप इस चैप्टर के हर कोने को छू लेंगे और इसके इर्द गिर्द जो कंप्लीट चैप्टर रिवीजन और एमसीक्यूज मैंने कराए हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो है उसको ठीक से देख लीजिए, आपके इस चैप्टर की पूरी तैयारी हो जाएगी। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स का जो प्लेटफॉर्म है, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट, मैग्नेट ब्रेन्स का एप्लीकेशन या मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर ये सारे जो कोर्सेज हैं वो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनको जरूर फॉलो कर लीजिए। क्लास 8 से 12 तक के सारे नोट्स अवेलेबल हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ऑर्डर कर सकते हैं। आप हिंदी मीडियम में पढ़ सकते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक टेक केयर, बाय।